अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रजा। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म क्वेटा में गए और उनके साथ फील्ड मार्शल भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रैंड जिरगे से खिताब किया और बड़ी अहम बात और बड़ी ज़बरदस्त वहां पर डेवलपमेंट्स के हवाले से ये बात की गई। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल बजट में 250 अरब रुपए का बजट दिया जाएगा बलूचिस्तान को, और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो अमायदीन हैं, जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के जो नाराज़ रहनुमा हैं, नाराज़ लोग हैं, उनके साथ भी बातचीत का आगाज़ किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी उसमें डेवलपमेंट्स चाहिए, जो भी इसमें कुछ कमी है, कुछ खराबियां हैं, जो इस जिरगे के अमायदीन हैं, वो इन चीज़ों की निशानदेही करेंगे तो हम बलोच रहनुमाओं के साथ बात करने को तैयार हैं और उनके साथ बात की जाएगी और साथ ही उनके मामलात भी हल किए जाएंगे। 250 अरब रुपए का पैकेज देना या बजट देना बलूचिस्तान को, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि उसमें शफाफियत हो, जिसका वज़ीर आज़म ने भी जिक्र किया कि शफाफ तरीके से ये बजट जो है आम लोगों की डेवलपमेंट के लिए, आम लोगों की नशोनुमा और उनकी बेहतरी के लिए खर्च किया जाए। तो अब इस पर भी कई क्वेश्चंस हैं कि क्या इस तरह का हुकूमत की जानिब से कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, हमारे कानून नाफिज करने वालों की इदारों की जानिब से इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी ताकि ये सहूलियात आम आवाम तक पहुंचे, जो महरूमियाँ कही जाती हैं, जो कमियाँ कही जाती हैं बलूचिस्तान के रहने वाले आम लोगों के लिए, ताकि उनका किसी हद तक मदावा हो सके। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, साथ ही थोड़ा सा सियासी हवाले से भी प्रोग्राम आज डिस्कशन करेंगे। अब पीटीआई में गर्मा गर्मी की सी सूरत हाल है। सेनेटर अली जफर साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा और उन्होंने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अब तहरीक चलाएंगे और भरपूर तहरीक चलाएंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब ने मजीद कहा कि अब सड़कों पर आने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, जबकि हमने कुछ दिन पहले ये एक हवा चल रही थी, ये बात चल रही थी कि शायद मुज़ाकरात की बात हो रही है हुकूमत की जानिब से भी और बानी पीटीआई से भी मंसूब कई बयानात सामने आए। पीटीआई की जो इस वक्त हालिया क़यादत है उस हवाले से भी बातचीत की जा रही थी कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई एक पेज पर हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं आ सकी और जो सूरत हाल है वो समझ से बालातर रही और अब ये ऐलान सामने आया। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल एडवाइजर हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, और उस्मा कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब से। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज ऐलान किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, वो कमांडर स्टाफ कॉलेज क्वेटा में मौजूद थे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, तो वहाँ पर ऐलान किया गया कि 250 अरब रुपए, और साथ ही एक बड़ी अहम बात यह भी की गई कि जो नाराज़ रहनुमा या लोग हैं, बलोच हमारे भाई हैं, हम उनसे भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आप समझते हैं कि एक तो ये पैकेज जो हुकूमत ने ऐलान किया उसे कैसा देखते हैं, साथ जो अंदरूनी इस वक्त सूरत हाल है बलूचिस्तान की, जो दहशतगर्दी वहां पर अंदरूनी सतह पर मौजूद है, क्या बातचीत के लिए हालात बन सकते हैं, बातचीत हो सकती है या कि एक्शन ही लेना चाहिए हुकूमत को? क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐलान और माजी के ऐलान में क्या फर्क है? पिछले 5 दिहाई से ये सारे पैसे अनाउंस होते हैं। जरा आप टोटल तो कीजिए कि बलूचिस्तान के लिए कितने पैकेजेस आए, चाहे वो नवाज शरीफ का जमाना हो, चाहे बेनजीर का हो, चाहे इमरान खान का हो, जितने पैसे वहां लगने थे उसके बाद तो वहां दूध की नहरें बहनी चाहिए थी। कम से कम 2-4 शहर ही अच्छे बन जाने चाहिए थे। अगर पूरा नहीं, लाहौर बन सकता है, फैसलाबाद बन सकता है, गुजरानवाला हो सकता है, लेकिन कोयटा के वो हालात तो नहीं नजर आते, गवादर के भी वो हालात नजर नहीं आते, बसनी के भी नहीं नजर आते, खुददार के भी नहीं नजर आते। तो ये कहाँ पैसे लग रहे हैं? क्या वहां बेहतरीन अस्पताल बन गए हैं? क्या वहां निज़ाम जो है कम्युनिकेशन का आला तरीन हो गया है?
वहां बलूचिस्तान से कोयटा को कनेक्ट कर दिया गया है कराची के साथ थ्रू अ फास्ट ट्रेन। ये सारे काम मुमकिन थे कि बलूचिस्तान की पसमानगी को खत्म करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी आई है, या जो वो वहां के अवाम कहते हैं उसमें सच्चाई है कि जमीन पे 20%, 80% जो पे हुए और जेबों में डालने वाले सारे लोग हैं, सरदार भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं और फौजी भी हैं। अब ये सुनी सुनाई बात है या हकीकत है? बात ये जब जमीन पे कुछ नजर ना आए और अवाम के अंदर उसी तरीके से बेचैनी पाई जाए और अवाम खुश भी ना हो और पैसे खजाने से खर्च भी हो जाए, तो फिर तो यही कहना पड़ेगा कि इस बात में कुछ हकीकत तो है, दाल में कुछ काला तो है। बात यह है कोई प्रॉपर ऑडिट नहीं हो रही। अगर आपने सही मानों में ऑडिट कराना है, एक इंटरनेशनल ऑडिट फर्म लीजिए और पिछले, चलिए 50 साल तो बहुत लंबे हैं, पिछले 10 साल से तो शुरू हो जाए कि जो पैसे 10 साल में बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों में लगने थे, वो मंसूबे वैसे हैं, लगे भी हैं या नहीं लगे। अच्छा, बलूचिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्या है जी? इस वक्त मिसिंग पर्सन है। मिसिंग पर्सन मारंग बलोच की जो फॉलोइंग बढ़ी हुई है वो मिसिंग पर्सन के हवाले से बढ़ी है। उसके बारे में कोई एश्योरेंस दी कि अब ये होंगे ही नहीं। जो होगा, अगर किसी को दहशतगर्दी के सिलसिले में पकड़ा जाए तो चलिए 24 घंटे नहीं 48 घंटे में उसके घर वालों को बता दिया जाए कि इस आदमी को शक में पकड़ा गया है और फिर उसकी ओपन कोर्ट में ट्रायल हो जाए। ये जो है, फिर दूसरी चीज बलोचों को वो कह रहे हैं कि हमारी मईशत में हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा, हमारे ऊपर दूसरे सूबों के लोगों को लाके मुसल्लत किया जा रहा है, हमारी तहजीब और तमद्दुन को तब्दील किया जा रहा है। उसके बारे में भी वजीर आज़म ने कुछ नहीं कहा। फिर उनकी नुमाइंदगी जो है वो पिक एंड चूज कोई कर रहा है, पॉपुलर वोट तो नहीं है। बलूचिस्तान एक वाइड सूबा है पाकिस्तान का जिसमें 500 वोट के ऊपर एमएनए बन जाता है, जहां सूबाई हुकूमत में अगर 65 सीटें हैं असेंबली की, 64 वजीर होते हैं और 65वां जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है विद द रैंक ऑफ अ मिनिस्टर। इसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। नकवी साहब, ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल आपने फैक्ट पे बात की, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये चीजें तो हमने देखा कि पूरी तारीख में इसी तरह चलती आ रही हैं। अगर हम पीटीआई के दौर में देखें, अगर हम पीपल्स पार्टी के दौर में देखें, अगर हम अब नून लीग की हुकूमत देखें, वहां पर अपोजिशन नाम की तो चीज नहीं होती। इवन आपकी गवर्नमेंट रही तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। तो बेसिकली तो हम ये कह सकते हैं कि ये रूट कॉज जो है उसे एड्रेस करना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए। सियासी जमातें जो है ऐलानात करती हैं, लेकिन उसके बावजूद अमल दरामद कहां तक होता है, वो मिसालें हमारे सामने मौजूद है। गुज़िश्ता आपकी हुकूमत है, हालिया जो हुकूमत है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, ये अगर यही रवैया रहेगा जी तो यही हाल रहेगा। जब तक इस रवैये में तब्दीली नहीं आएगी, सही, इस डिस्पेंसेशन में तब्दीली नहीं आएगी, तो हालात भी यही रहेंगे। देखिए, असल में काम किसका है? पॉलिसी देना काम है सियासतदान का, सही, इम्प्लीमेंटेशन काम है एग्जीक्यूटिव का। अगर एग्जीक्यूटिव करप्ट हो जाए, इनकॉम्पिटेंट हो जाए, इर्रेशनल हो जाए और वो मुल्क के मफाद के लिए काम ना कर रही हो और सजा और जजा का निजाम ही ना हो। कितने लोग करप्शन के ऊपर पकड़े गए हैं बलूचिस्तान के अंदर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, क्या बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन नहीं है? डेवलपमेंट स्कीम्स में सबसे ज्यादा है। क्या सड़कों की लाइफ उतनी होती है जितनी वो डिजाइन की जाती है? नहीं। क्या स्कूलों की क्वालिटी वही है जो स्पेसिफिकेशन में लिखी जाती है? नहीं। क्या बलूचिस्तान के अंदर जितने भी आप इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी, क्या आप वो अचीव कर रहे हैं? दूसरा ले लीजिए, इंडस्ट्रीज है, चाइल्ड बर्थ पे डेथ्स, क्या वो कम हो रही है?
बिल्कुल, ये सारे मामले जूं के तू है। नकवी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। कर्नल रिटायर्ड मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा भी, जैसे नकवी साहब ने बड़ी ब्रीफली और बड़ी डिटेल में चीजें सामने रखी जो सीना बसीना आगे आ रही हैं, क्या फर्क है इस गवर्नमेंट के इस 250 अरब रुपए का और जो पहले गवर्नमेंट्स गई माजी की अगर हम बात करें उसमें, और इस पैकेज में क्या फर्क है? और क्या ऐसी स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की बनानी चाहिए या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट के पास कि ये वाकई अवाम तक पहुंचे? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, जो बुनियादी सहूलियात है उनकी बात हो रही थी, तालीम की बात हो रही थी, ताकि कम से कम अवाम तक तो कुछ पहुंचे। वहां जिस सूबे में अपोजिशन नाम की चीज नहीं है, जहां पिक एंड चूज उठाकर बंदे को बिठा दिया जाता है, वहां पर 250 अरब का ऐलान तो कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, लेकिन आम आदमी तक ये चीज कैसे पहुंच गई, कैसे पहुंच सकेगी? और साथ ही दहशतगर्दी ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, वहां पर फिर जो हमारे अगयार हैं उन्हें भी मौका मिल रहा है दहशतगर्दी प्रॉक्सीज वार का। इस सारी सूरत हाल को अगर यकजा करें तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। देखिए, बात यह है कि ये अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब बात कर रहे थे जी। हमारे यहाँ मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। इशू ये है कि जो प्रॉब्लम है उसको सही प्रोस्पेक्टिव में बयान नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर बात करता हूँ, लोग कहते हैं पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है, या सिंध में हो रही है, या बलूचिस्तान में हो रही है। तो अभी देखिए ना, पंजाब में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ के लोकल लोग हैं जो वजीर आला बने, पहले परवेज इलाही साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, और लोग आए, उसके बाद अभी मरियम नवाज हैं। तो ये लोग जो है ये खर्च करते हैं। वहां बदनसीबी ये है, बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया यार, देखें वहां भी जो वजीर आला बने, जमाल कमाल साहब थे, असलम रईसानी साहब थे, अकबर बुख्ती साहब थे, तलब मेंगल साहब थे, अख्तर मेंगल साहब थे, सरफराज बुख्ती साहब हैं, मरी साहब थे, अब्दुल माल, जितने भी लोग हैं ये लोग बलूचिस्तान के लोग थे। वहां जो असेंबली में लोग जाते हैं वो बलूचिस्तान के लोग होते हैं। तो इशू ये है कि जब उन लोगों में इक़्तिदार रहा, उन लोगों को ये पूरा मौका मिला, तो फिर वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? उसकी बुनियादी वजह मैंने सर्विस भी किया है बलूचिस्तान में। इशू ये है कि वहां का जो MLA है उसको 2 अरब दिया जाए, 3 अरब दिया जाए, वो कहता है जी ये जो टेक्नोक्रेट है ये शामिल हूँ, हुकूमत का इसमें मुदाखलत ना होनी चाहिए, जितने पैसे मुझे दे दें मैं खुद अपनी मर्जी से खर्च करूंगा। वहां वो स्कूल नहीं बनने देता, वहां रोड नहीं जाने देता, और वो पैसे जो अपनी मर्जी से खर्च करता है वहां उनसे लोगों को हायर किया हुआ है, लोगों को बैठाया हुआ है, किसी को 1000 रुपया देता है, किसी को 2000 रुपया देता है। उन लोगों के डेवलपमेंट के बारे में वो नहीं सोचते। अभी इशू क्या होता है, जब आप उनकी गर्दन पे पांव रखते हैं, जब उनसे पूछते हैं, हिसाब मांगते हैं, तो वो मिसिंग पर्सन का इशू खड़ा कर देंगे, वो रियलिटी का इशू खड़े कर देंगे, वो कोई और इशू पर बुनियाद पर, क्योंकि जिन लोगों को पैसे दे रहे होते हैं वो उनके हाथ में होते हैं, और उन लोगों को पैसे दे के वो सड़कों में ले आते हैं, और हुकूमत जो है वो मसद का शिकार हो जाती है। अभी ये जो बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है, मैं बताऊं आपको, इट इज नॉट इजी। इशू ये है कि आपने अगर जो आपने ऐलान किया 250 अरब, आप 500 अरब ऐलान कर दें, आप 1000 अरब ऐलान कर दें, अगर उनकी जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके मुताबिक अगर उनको खर्च नहीं किया जाएगा तो वो भी सारे इसी तरह चले जाएंगे। ये जो बड़े बड़े सरदार है वहां, बड़े बड़े MLA, उनके अपने तो महल हैं, उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो किसी की फैक्ट्री कराची में है, किसी बाहर मुल्क में है, लेकिन लोकल लेवल पे वो डेवलप नहीं होने देते, क्योंकि वो कहते हैं जिससे उनकी अपनी जो। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी आम सवाल ये भी तो पैदा होता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को चूज कर रही है तो फिर जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट क्यों ब्लैकमेल होती है ऐसे लोगों से? आप उन्हें लाते हैं, उन्हें आप टिकट तो देते हैं ना, आपने अपना एक डमी के तौर पर वहां पर हुकूमत बनाई हुई है कि जी ये एक अवामी हुकूमत है, जमहूरियत है, लोग वहां पर आकर CM भी बन जाता है, दूसरी मिनिस्ट्रीज भी ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत की होती है ना। हुकूमत का काम है कि ऐसे लोगों के आगे ब्लैकमेल ना हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PTI है या मुस्लिम लीग नून है। नहीं, बात यही है ना कि जब मैंने यही तो गुजारिश कर रहा हूँ ना, सबसे पहली तो जिम्मेदारी जो लोकल वहां डेवलपमेंट किया, वहां लोकल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने हकूक की बात करें और अपने डेवलपमेंट की बात करें। वो पैसे तो लेते हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं कराते। मैं ये तो कह रहा हूं, अभी इशू ये होता है कि आपके वहां पार्लिमानी निजाम है, आपके यहाँ पार्लिमानी निजाम है, ये सदारती निजाम या उस तरह का निजाम नहीं है।
अभी पार्लिमानी निज़ाम में आपने अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, अपनी वज़ारत उज़्मा को दवाम देने के लिए आप इन लोगों की बात जो नाजायज होती है वो माननी पड़ती है कि ये बदनसीबी है हमारी, ये पार्लिमानी निज़ाम की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि आप MNA के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। उसी जो ऐसी बातें जो सही नहीं होती, जो मेरिट पर नहीं होती, वो भी माननी पड़ती हैं। और थोड़ा सा अगर आप उनकी बातों को डिफर करें, उनका एहसाब करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दें, तो यही मिसिंग पर्सन वाला मसला शुरू हो जाएगा, हकूक की बात होना शुरू हो जाएगी, जाके पैसे उन लोग खुद खाई होते हैं। अभी ये बात जरूर है कि इन चीजों से हमारे जो कौमी इत्तेफाक राय पे हमारी जो बदनसीबी ये भी एक है कि एक क्योंकि पार्टियां भी जो अपने इख्तियार के चक्कर में रहती हैं, और वो जब एक हुकूमत या एक पार्टी उनका अकाउंटेबिलिटी शुरू कर देगी तो दूसरी जो पार्टी है वो उनको अपने रिलीफ देना शुरू कर देगी। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। और अभी इसमें बदनामी जो है वो क्या होती है, इस सियासतदान पर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, और बदनामी क्या होती है जी, एस्टेब्लिशमेंट जो है पॉलिसियां नहीं चलने देते जी, एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसियां बना रही है। देखिए मैं बताऊं आपको, 74 में जो इंसर्जेंसी का पहला ऑपरेशन हुआ है 74 में, उस भुट्टो साहब ने किया था। वो भुट्टो के कहने पर जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को काम शुरू किया था। उसके बाद भी इंसर्जेंसी जो है मोस्टली वो सिविल गवर्नमेंट के दौर में होती रही है, मुशर्रफ के दौर में भी हुई है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है कि यार ये हमें जानना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई तवाज़ुन क्रिएट करना पड़ेगा। एक साइड पे उन लोगों की बात माननी पड़ेगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुनना पड़ेगा, दूसरी साइड पे उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ये आपके फायदे की बातें हैं, आप अपने बच्चों के लिए सेहत की बात करें, तालीम की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अभी तो वो उन लोगों को, वो लोग जो है वो अभी आपके जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उनके हाथ में गए हुए हैं। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है। वो भी देखे ना, जाफर एक्सप्रेस में जो जितने भी BLA के लोग हैं वो पाकिस्तान की आइन को नहीं मानते, वो पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन पर नहीं इत्तेफाक करते। उनकी जो माइंड सेट है वो बड़ा डिफरेंट है। तो ये वो एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेज भी जो है वो अपने एजेंडे लेकर चल रही हैं। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसके बावजूद भी हुकूमत ने जो ये स्टेप लिया है, जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है, मेरे ख्याल में ये एक आपके बीकन एट द एंड ऑफ द टनल है, और इस पे अमल होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, उनकी बिल्कुल होना चाहिए कन्ना साहब। लेकिन बात यही है ना कि सारा जो एट द एंड जो रिजल्ट निकलता है और डिपेंड करता है वो इंप्लीमेंटेशन पे ही निकलता है। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब अभी जैसे कन्ना साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त और बड़ी अहम बात की कि वहां पर बेसिकली जो सियासी लोग होते हैं वो पूरा फंड उनके पास जाता है, तमाम तर सिचुएशन जो है वो उनके पास आती है, तो वो उस फंड को खुद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात की जाती है तो वो कहते हैं जी कि अब मिसिंग पर्संस का इशू सामने आ गया, दूसरे मसाइल सामने आ गए। क्या ऐसा है? गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया फिरदौस शमीम नकवी साहब से। अच्छा कन्ना साहब, ठीक है, ये बात आपने की कि वज़ीर आज़म ने आज जो बात की, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इसके लिए अब जो हमने दहशतगर्दी को हम फेस कर रहे हैं और लोकल सतह पर, अवामी सतह पर जो दहशतगर्दी हो रही है वो अलग है, हमारा हमसाया मुल्क यानी इंडिया जो है वहां पर प्रॉक्सी एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो हमारे सामने एक चैलेंज है। तो इसके लिए तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, बड़ी मजबूत किस्म की स्ट्रेटेजी की जरूरत है जो कि ग्रॉस रूट लेवल पर होनी चाहिए। वो तो अभी तक हमें हुकूमत की जानिब से उस तरह से नजर नहीं आई। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, पॉइंट ये है कि जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं, एक एक्शन प्लान बनाते हैं, तो वो एक कौमी इत्तेफाक के राय से बनना चाहिए। और वो नेशनल एक्शन प्लान, जब आपको पता पेशावर में APS पे हमला हुआ था, उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना। उस नेशनल एक्शन प्लान में तकरीबन सारे स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, दूसरे भी शामिल थे। उसके नतीजे में एक पूरा ये नेशनल एक्शन प्लान जो बना, उसमें सारी चीजों को, उसमें डेवलपमेंट शामिल थी, उसमें एक्शन, उसमें ऑपरेशन भी शामिल था, लोगों के साथ पॉलिटिकल डायलॉग भी शामिल था। तो वो उसके तहत काम चला। हुआ क्या, जब उसके मुताबिक जब काम चला तो आपके मुल्क में से दहशतगर्दों के जो रूट है वो उखड़ गए और वो काफी हद तक चीजें बेहतर हो गई। लेकिन उसके बाद PTI की गवर्नमेंट आई और उसने वो सारी चीजें अनडू कर दी। ये हमारी बदनसीबी यही है कि हम जब एक ऑपरेशन या जब एक कौमी सतह का जो फैसला होता है उसको फिर कंप्रोमाइज किए बगैर, विदाउट एनी रिलैक्सेंस,
रिलैक्सेशन आपने फुल विगर और पूरी फोर्स के साथ उसको चलाना होता है। उसमें कहीं समझौता या किसी किस्म की लग्जिश नजर नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ होते ही यही है, हमारे यहाँ होते ही यही है कि आपने ऑपरेशन शुरू किया, फैसला किया, काम शुरू किया, आधे में जब पहुंचा नहीं जी डायलॉग शुरू कर दो जी, फिर वो समझौते हो जाए जी, और जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, जो आपके नताज होते हैं वो भी हो जाते हैं। वो तो फिर आज का फिर ऐलान उसी से रिलेवेंट है कन्ना साहब, क्योंकि आज भी देखा यही ऐलान आज फिर हुआ है। मैं दोबारा से आपकी तरफ आता हूं, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, बात ये हो रही थी कि अगर वहां पर सियासी, जैसे अभी कन्ना साहब ये कह रहे थे कि जो वहां पर सियासी लीडरान है, फंड्स उनके पास होते हैं, तमाम तर फंड वो इस्तेमाल करते हैं, अरबों रुपया उनके पास होता है, लेकिन सियासी फायदे उठा रही होती हैं हुकूमतें। अगर उनसे पूछगछ की जाए, अगर उनसे ऑडिट की बात की जाए, जो बलूचिस्तान के सो कॉल्ड रहनुमा हैं, तो वो फिर मिसिंग पर्सन का इशू ले आते हैं, वो फिर इस तरह की चीजें सामने ले आते हैं ताकि उनसे पूछा ना जाए, और जो की तू हालत जो है वो बलूचिस्तान की रहती है और आम आवाम जो है वो इसी तरह महरूम रहती है। इज इट ऐसा है वहां पर? ये सवाल मुझसे है आपका? जी जी जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे। देखिए, दिस इज सच ए इजी सोल्यूशन जी, जो उन्हें प्रॉब्लम डाल दी। मेरंग बलोच ने कौन सा इलेक्शन जीता हुआ है? इस वक्त तो मेरंग बलोच सबसे बड़ी लीडर बनी हुई है मिसिंग पर्सन्स की। बात ये पिक एंड चूज कौन कर रहा है? क्या जमहूरियत है? क्या लोगों का वोट जो है वो काउंट करता है या नहीं करता? क्या यह सारे वक्त में ये फॉर्म 47 फॉर्म 45 जिसके ऊपर वो हाथ रख देते हैं, डब्बे वैसे ही भर दिए जाते हैं? जिस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं होगी, स्टे के व्हाट इज इलेक्शन? लोगों की राय किसी शख्स के बारे में, जो शख्स डिलीवर नहीं करेगा लोग उसको बाहर भेज देंगे। सही, बिल्कुल। आपने वो प्रोसेस कैंसिल कर दिया, लोगों की राय डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अवाम वोट कुछ देती है, डिब्बे के बाद निकलता कुछ और है, और फिर इल्जाम भी अवाम पे या उस आदमी पे। भाई आप उसको चुनते हैं कि वो आपकी मर्जी का काम करे, तो वो अपनी फीस भी लेता है सरकार से, और सरकार भी कहती है कि सरकार क्यों होने देती है, एक्सपोज कर दे सारी दुनिया के सामने कि जी इसने इतनी करप्शन की है। आज तक तो किसी सियासतदान को उन्होंने किया नहीं थे कि वो जनरल्स को भी एक्सपोज करेगा, सही, वो सेक्रेटरी को भी एक्सपोज करेगा, वो सरकारी अफसरान को भी करेगा, पियून से लेके ऊपर सेक्रेटरी तक सारा करप्शन है, जुडिशरी करप्ट है। ऐसे ही तो नहीं हम बनाना रिपब्लिक बन रहे है, ये बुनियादी फ्लॉज हैं सिस्टम के। और हम शमीम नकवी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा ये सारी चीजें, लेकिन इसमें ये भी तो चीज सोचने की है कि अगर हम बात करते हैं नेगोशिएशन की, अगर हम बात करते हैं बातचीत की, तो वजीर आजम ने तो आज ही ऐलान किया है, तो क्या फिर बातचीत करने के लिए जो नाराज बलोच रहनुमा हैं उनसे फिर बातचीत अगर हम की जाए तो उसे फिर कमजोरी समझ लिया जाता है, कमजोरी बना लिया जाता है, और फिर वही हालात होते हैं जो कि अभी इस वक्त हम देख रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं होता। एक शख्स वो अपना मकाम रखता है कई वजह से, इसी तरह हुकूमत भी। अगर आप एक एस्टेब्लिश्ड हुकूमत है, आपको भी डिलीवर करना है। आप जो बातें कहते हैं क्या आप उस पर अमल करते हैं? क्या रूल ऑफ लॉ है? क्या आइन की पासदारी है? उनको शिकायत क्या है कि हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे, देना उन्हें आइनी तहफ़्फ़ुज़, लाइए ट्रांसपेरेंसी, कर दीजिए ये स्पेंडिंग थ्रू द प्राइवेट सेक्टर, बना दीजिए एक डेवलपमेंट बोर्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स से कि ये शिकायतें दूर हो जाएं कि पैसे कहीं और लग रहे हैं। इतना मुश्किल तो नहीं है। आप हर स्कीम के आगे पूरा स्कीम का लिखें कि कितने कितने पैसे डिस्पर्स हुए, इसमें क्या बनना है, क्या नक्शा है, कितने अरसे में बनना है। ये तो नहीं होता। किस स्कीम के ऊपर डिस्क्लोजर हो रहा है पब्लिक में? आजकल तो सोशल मीडिया का निजाम है, लोग पढ़ नहीं सकते तो क्या फर्क पड़ा? लोग बहरे तो नहीं है, लोग अंधे भी नहीं है। आपने जो बिल्डिंग बनानी है उसकी तस्वीरें लगाइए वेबसाइट पे,
उसके वॉक थ्रू दीजिए, उसका वक्त बताइए कि ये काम 2 साल में होगा, इतनी लागत आएगी, इसका इंचार्ज ये है। अगर ये सारी चीजें है नकवी साहब, ये सारी चीजें हो जाती तो मेरे ख्याल में हालात इस नहज को नहीं पहुंचते। यही इन्हीं का तो फुकदान है, बेसिकली यही फुकदान है। और यही वो चीजें जो कि एक आम बलोच से अगर बात करें या उसके जहन में अगर फीड की गई हैं और हमारा दुश्मन अगर फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का, और आज जाफर एक्सप्रेस जैसे और एपीएस जैसे वाकयात हो रहे हैं, तो उनके पीछे ये अमल तो कारफरमा है। अच्छा कर्नल साहब, अब जैसे हम बात कर रहे थे तो सिर्फ वहां पर हुकूक की अगर बात करें और फंड्स की बात करें तो हमने एक बड़ी लंबी जंग लड़ी है। हमारे हालिया वाकयात हमारे सामने हैं, जाफर एक्सप्रेस देख लें, अभी एपीएस का वाकया देख लें, और कल का मैं आपको वाकया सुनाऊं कि सोराब बाजार में बाकायदा 20 से 30 दहशतगर्द आते हैं बाइक पर, मोटरसाइकिलों पर, और आके आम आवाम को लूटते हैं, बैंक लूटते हैं। जब इस हद तक वहां पर प्रिवेल कर चुके हैं ये, तो फिर उनके खिलाफ अब ये बात करना कि जो 250 अरब का पैकेज है वो आम आवाम को मुतमईन कर सकेगा, जिसका अभी तक ये हमें नहीं पता कि क्या स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की, तो फिर आगे की सूरत हाल क्या होगी? कुछ ऐड कर दूं, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं। जी जी, मैंने वो वीडियो देखी है जी, बाजार में लोग वेलकम कर रहे हैं दहशतगर्दों को। अच्छा, कि तालियां भी बजा रहे हैं। ओके, ये है, आप देखिए सोशल मीडिया पे वो वीडियोस अवेलेबल है। जी कर्नल साहब, सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। अच्छा, और खून के आंसू रो पड़ा, जी जी, दिल खून के आंसू रोते हैं कि ये हाल है मेरे देश का। अभी नकवी साहब बात करने दें मुझे। जी जी, मैं बताऊं आपको, बात ये है कि देखें, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ। जाफर एक्सप्रेस में बीएलए के जो दहशतगर्द थे उन्होंने हमला किया, उसको यरगमाल बनाया, ठीक है। वहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हमारे सिविल लोग जो थे वो शहीद हुए, 34 के लाख बाद दहशतगर्द मारे गए। अभी वो टाइम था जिसमें जो लोग पाकिस्तान के साथ जिनकी मोहब्बत है या जिनके साथ पाकिस्तान के साथ दिलचस्पी है या मफादात वाबस्ता हैं, उन सब ने यकजहती का इज़हार किया कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे ये बताएं, क्या वो टाइम था हकूक की बात करने का? क्या वो टाइम था मिसिंग उसी वक्त जब वो उस साइड पे दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, ये मिसिंग पर्सन की जनाब तारीख लेके बैठ जाते हैं? महराम जो वो क्या नाम है डॉक्टर साहिबा, वो वहां जाके उनकी बॉडी, जो मिसिंग पर्सन की बॉडियां वहां जब रिकवर हो रही हैं, जो मारे गए थे, तो उनकी बॉडियां खींचे जा रही है। तो यही मसाइल है ना कि आप जो है, जब देखें मुल्क के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हों, अगर आपको मिसिंग पर्सन के साथ दिलचस्पी है, आपको हकूक के साथ दिलचस्पी है, बलोच के हकूक के साथ दिलचस्पी है, तो उस वक्त तो नहीं ना ये, उस वक्त तो आप यकजहती करें सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, बाकी कौम के साथ। तो ये जो मिसिंग पर्सन का मसला है, क्या ये उस दिन पैदा हुआ? ये तो बहुत पुराना मसला है। हकूक की बात जो मसला है, ये बहुत पुराना मसला है। उसी दिन ये सारी चीजें दोबारा अमर्ज क्यों हुई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिर देखें, उसी दिनों में अफसर मेंगल साहब ने जनाब न्याय देना शुरू कर दिया। भाई बात खुदा का खौफ करो, यह क्या ये टाइम है? अभी देखे ना, गवर्नमेंट ने थोड़ा अपनी पॉलिसी के तहत ना अख्तर मेंगल साहब के साथ कोई समझौता किया, ना महरंग जो डॉक्टर साहब महरंग बलोच उनके साथ किया, महरंग बलोच उनके साथ भी नहीं किया। और अल्लाह के फजल कर से देखें, अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपने जो इंडिया के चने चबाए हैं, जो उनकी इंडिया को शिकस्त दी है, मोदी तो इस वक्त आपके सीख पाँव हुआ जा रहा है, वो पागल हुआ जा रहा है। और वो आपका जो अपना इंतकाम है वो इन दहशतगर्दों के जरिए कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जब ओवरसीज के कन्वेंशन के खिताब किया, उसने बड़ा वाज़ेह कहा था कि ये 15 से 2000 लोग जो क्या समझते हैं कि इस मुल्क को यरगमाल बना लेंगे, ये इनकी गलतफहमी है। मैं ये कहता हूं ये वक्ती तौर पर बहुत परेशानी है, सबके लिए परेशानी है, हम सबके लिए। लेकिन इंशाल्लाह अगर ये आप में कौम में यकजहती रही, कौम में एक जो ये अभी मसला एक और है, कहीं किसी जगह का भी प्रॉब्लम हो तो पीटीआई वालों को जो अपने दर्ज 47, 45 के शुरू हो जाते हैं। देखें बात ये है, मैं ये कहता हूं कि ये इनका एक आइडिया है जी कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है। मैं कहता हूं इमरान खान साहब से अंदर इस मुल्क में तरक्की हो रही है, पॉलिटिकल इस्तेकाम आ रहा है,
आपको आपने इंडिया को शिकस्त दी है, आपको मैशी इस्तेकाम आ रहा है, दुनिया की खारजा पॉलिसी देख रहे हैं, आपके साथ कितनी बेहतर हो रही है, तो ये भी इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश है। इंडिया पूरे अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपने पूरे वसाइल के साथ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। और देखें, एक साइड पे जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ, दूसरी साइड पे उन्होंने मशरक की ईस्ट साइड पे आपने हमला कर दिया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज है, तो हमारे लिए ये बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमने बहुत एज ए कौमी लेवल पर भी और एक्सट्री लेवल पर भी और खारजा लेवल पर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले किया है। और अभी वो ये बात तो तय है, ये बात तो बिल्कुल तय है कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान के जो ओरिजिनल जो अपना बयानिया है उसे पूरी दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया उस बयानिया के साथ भी हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन नकवी साहब, ये बात क्या मानी खेज है ये बात कि अगर जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है तो जो दहशतगर्दों की डेड बॉडीज हैं, इज इट के मारंग बलोच उन डेड बॉडीज के साथ थी और ऐसी इस सूरत हाल पर अख्तर मेंगल साहब को वहां पर धरना देना पड़ता है और ये सारा, ये तो फिर ये इंपैक्ट जाता है कि डेफिनेटली इनके अंदरूने खाना जो है वो दहशतगर्दों को कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है इनके पास, क्योंकि जाहिर है बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, वहां पर शनाख्ती कार्ड देकर लोगों को मारा जा रहा है, तो फिर उन्हीं के साथ यकजहती करना या उन दहशतगर्दों को वो करना, फिर सवाल तो उठते हैं नकवी साहब। देखिए, मैं कुछ बोलूंगा तो इसमें मसाइल बहुत दूसरी तरफ चले जाते हैं। हकीकत यह है जी कि ये मिसिंग पर्सन्स का मसला सिर्फ बलोचों का नहीं है। ये मिसिंग पर्सन्स का मसला एमक्यूएम को भी था एक वक्त में। उसके बाद जो सिपाही सहाबा और वो सिपाही मोहम्मद के दरमियान उनके लोगों को भी था, केपी के अंदर भी हुआ और बलूचिस्तान में भी हुआ। क्या किसी माशरे में मिसिंग पर्सन्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जितने लोग हैं उनको फौरी तौर पे बताया जाए। हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हमारे पास नहीं है, सही, फिर वो निकलते भी हैं। भाई आज कह दीजिए कि आज के बाद जब भी कोई आदमी पकड़ा जाएगा वो मिसिंग नहीं होगा, और सबसे ये वादा ले लीजिए तो ये कहानी खत्म हो जाएगी ना मिसिंग पर्सन्स की। माजी को चलिए देखते हैं क्या करें उसका। लेकिन आज उसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं लोग जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स बन जाते हैं और दहशतगर्दों के साथी होते हैं, बाकायदा भी आपने देखा शवाहिद भी पेश किए गए बाकायदा तौर पर। देखिए, बात यह है किसी दहशतगर्द के चेहरे के ऊपर और माथे पे दहशतगर्द नहीं लिखा होता। सही, मैं आपको दहशतगर्द कह के मार दूं तो आप दहशतगर्द होंगे, तो उसके शवाहिद भी देने होते हैं कि ये दहशतगर्द था। सही, अगर उसके मोहल्ले वाले, उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब ये कहते हो कि ये एक आदमी नॉर्मल जिंदगी गुजारता था, इसको टॉर्चर किया गया और उस टॉर्चर में उसकी डेथ हो गई और उसको दहशतगर्द करके बाहर फेंक दिया जाए, इसकी कोई मुमकिनिटी है, कोई चांस है, जरा सा भी हो? लेकिन ये बयानिया जब मोहल्लों में चलता है तो उनको पाकिस्तान से नफरत होने लगती है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब भी ऐसी कोई अमवात हो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। हर चीज की एक इंक्वायरी कमीशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि हाँ ये किसी बेगुनाह का खून नहीं गया, एक असली में दहशतगर्द का गया है। बिल्कुल, सिर्फ कह देने से दहशतगर्द नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि दहशतगर्द नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर गेहूं के साथ घुन पे जाती है तो ये जो तखरीबकारी कर रहे हैं वो गेहूं का जिक्र कम करते हैं और घुन का जिक्र ज्यादा करते हैं और वहां से मसला आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने नबी साहब। ये जी, हिकमत अमली जो है वो असल सूरत हाल को पहचानते हुए बननी चाहिए। बिल्कुल, हमें मोहब्बतों का पैगाम दे रहा है, नफरतें कम करनी है, उसके लिए दूसरे सूबों को ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। सब दूसरे सूबे तो कुर्बानी दे रहे हैं ना। अभी देखें कि दूसरे सूबे के लोग वहां पर पहुंचते हैं, बेचारे मजदूर लोग होते हैं,
और वहां पर उन्हें मार दिया जाता है। ये कौन से हुकूक की जंग है? अब एक देखिए, एक मजदूर कोयले की कान में अगर मजदूरी कर रहा है तो उसे मार दिया जाता है। तो ये कभी किसी बलोच से पूछा है कि वो क्यों मारता है? मैंने पूछा है। अच्छा। वो कहते हैं ये हमारा डेवलपमेंट करने नहीं आ रहे, ये हमें लूटने आते। अगर आपको कोई आपके घर में कोई लुटेरा आएगा तो आप उसके साथ क्या करेंगे? सर वो लुटेरे तो नहीं होते नकवी साहब, लुटेरे तो नहीं होते, मजदूरी करने जाते हैं। बहरहाल उनका माइंडसेट बनाया गया है। और बरादर मोहतरम, मैंने ये कहा कि वो लुटेरे नहीं, मैं कहा ये एहसास है, ये उनकी फीलिंग है। सही, इसको एड्रेस करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, वाकई में वहां माइंडसेट अब ये बन चुका है दूसरे सूबों को लेकर, किसी पंजाबी को लेकर, किसी सराइकी को लेकर, किसी भी दूसरे सूबे के लोगों को लेकर, तो इस पर्सपेक्टिव को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है? जाहिर है फिर बात तो गवर्नमेंट पे आती है, बात तो पॉलिसीज पे आती है और बात हुकूक पे आ जाती है। अगर हम बिल्कुल एक सिरे पे पहुंचे तो ये पर्सपेक्टिव फिर किस तरह से चेंज होगा अगर बात यहां तक पहुंची है? कर्नल साहब अभी देखें, मैं बताऊं आपको, इशू ये है कि हमारे मुल्क में जो हमें ये एक हर वक्त ये बताया जाता है, हर वक्त डेमोक्रेसी 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 हुकूक। मैं ये कह रहा हूं कि चाइना में कितनी डेमोक्रेसी है, सऊदी अरब में कितनी डेमोक्रेसी है, यूएई में कितनी डेमोक्रेसी है। अभी देखें आपके सामने गजा में 56,000 बच्चे औरतें मार दी गई। कौन सी जमहूरी की बात होती है? ये तो जिन लोगों को जो हमें बेवकूफ बनाने के लिए जो उनको सूट करती है चीज, उसके मुताबिक बात करती है। हमारे मुल्क में हमने सारी जिंदगी देखा है, देखें हमने जमहूरी की बहुत बातें की हैं। अभी जो मौजूदा जो सिस्टम है इसको आम लफ्जों में हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। सही। जो लोग मुख्तलिफ किस्म के चले, मैं कहता हूं दिस इज द बेस्ट सिस्टम। उसकी वजह यह है कि आप देखें 1.5 साल हुआ है इस हुकूमत को, और इसमें इस 1.5 साल में अचीवमेंट्स कितनी है आपकी। तो इसमें महंगाई कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, सी पैक दोबारा रवाई हुआ है, आपकी खारजा पॉलिसी कितनी बेहतर हुई है, दुनिया में आपकी जो पजीराइयाँ कितनी बेहतर हुई है, डिफेंस लेवल पे आपकी कितनी बेहतरी आई है। तो अभी ये बातें जो है 47 की 45 की, ये यूजलेस चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने जो हमारी इस वक्त जो पॉलिटिकल क़यादत है उसके साथ, या जो हमारी अस्करी क़यादत है, या जो जितनी भी जो कुव्वतें हैं, उनको मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए निजाम को लेकर आगे चलना है जहां लोगों को डिलीवरेंस हो। और मौजूदा जो दौर में देखें, मैं बताऊं आपको, अभी जो बेशुमार लोगों को बलूचिस्तान में जो तकलीफ भी हुई है, इसमें तो आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया। छोड़ दें कर्नल साहब, आईने पाकिस्तान को लपेटे और आपने जो नहीं नकवी साहब को कहें मेरे दरमियान में ना बोले, ये कुछ गलत है। नहीं साहब देखें, मैं आपने इतनी बात किया, नहीं इतनी लंबी बात किया, मैं नहीं बोला। नहीं ये तो गैर इस्लामी बात है। अपनी बारी पे बात क्लियर हो। ये क्या बात हुई? नहीं कर्नल साहब आप बात करें कर्नल साहब आप बात करें। सिर्फ ये है कि नकवी साहब कुछ हेड डाउन कर रहे थे, तो शायद इस वजह से 1 मिनट रह गया है प्रोग्राम में, और आपने जो बात की है वो मेरे जैसे जमहूरियत पसंद आदमी के लिए बहुत नागवार है। अच्छा चले, शायद नकवी साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा कर्नल साहब आप बात अपनी मुकम्मल करें, अपनी बात मुकम्मल करें। तरक्की कर रहा है, आपकी तकलीफ है। पाकिस्तान में इस्तेकाम आ रहा है, आपको तकलीफ है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है पाकिस्तान की बेहतर हो रही है, आपको यह सारी तकलीफ है। जमहूरियत की तकलीफ नहीं है, ये तो वैसे ही ड्रामाबाजी है आपकी। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ पसंद नहीं करते, जो देख नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में जो तरक्की हो रही है उसको ये किसी न किसी शक्ल में, दहशतगर्दी की शक्ल में, जनाब डेमोक्रेसी का और हकूक की शक्ल में उसको सबोटाज करने चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस राह पर चल पड़ा है, इंशाल्लाह ये अगले देख लें 4 साल अगर इस हुकूमत को मिल गए, 1 साल तो गुजर गया है, तो देखना पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा। और पाकिस्तान ये एज पाकिस्तानी कर्नल साहब, हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए। जिस तरह से पाकिस्तान ने अभी एक कौम बनकर, ये मार्के हक में एक कौम बनकर जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है, और पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ रखने के बाद पाकिस्तान की जो वेटेज है पूरी दुनिया में वो बड़ी उभर कर सामने आई है। तो यकीनन अगर ये बलूचिस्तान वाले मामलात हैं, बजट आ रहा है, उसमें
हुकूक की बात हो रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और जो भी मामलात हैं, अगर वो अच्छे तरीके से हल हो तो क्यों नहीं। हर पाकिस्तानी ये चाहता है, गवर्नमेंट हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, लेकिन अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो डेफिनेटली हम साथ हैं इस हुकूमत के, और हम चाहते हैं कि ये मामलात हल हो और हमारे मुल्क में भी अमन हो और हमारे मुल्क में भी मईशत का जो फुकदान है वो जल्द से जल्द बेहतर हो। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब हमारे साथ थे और फिरदौस शमीम नकवी साहब। देखिए, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल हो सकता है, इख्तलाफ हो सकते हैं और जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात आए, वहां पर सब एक पेज पे हैं और एक पेज पर होना चाहिए। यही पाकिस्तान है और यही पाकिस्तान का पैगाम होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।